विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रोता मित्रों, नमस्कार। स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम की पिछली कुछ कड़ियों में हम विविध भारती के कुछ विशेष संगीत कार्यक्रमों की चर्चा कर रहे थे और उन कार्यक्रमों की कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी हमने सुनी। वो कार्यक्रम रहे संगीत सरिता और राग अनुराग। कैसा था उनका पुराना रूप और कैसा है उनका नया रंग, ये सब कुछ हमने पिछली कड़ियों में सुना। आज की इस 37वीं कड़ी में हम विविध भारती के एक ऐसे ही कार्यक्रम की बात करेंगे और ये कार्यक्रम है इनकी पसंद। किसी विशेष फिल्मी हस्ती द्वारा पार्श्व गायक, पार्श्व गायिका, अभिनेता, अभिनेत्री ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे और इस कार्यक्रम का शीर्षक होता था इनकी पसंद। श्रोता मित्रों, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, इस कार्यक्रम का वर्णन करते रहने से तो बेहतर होगा हम कुछ कार्यक्रमों के अंश ही क्यों ना सुन ले। तो आइए सुनते हैं। वर्ष 1975 में विविध भारती से प्रसारित हुए थे इनकी पसंद के कार्यक्रम। प्रस्तुति अभिनेत्री रेहाना सुल्तान। इनकी पसंद प्रोग्राम के सुनने वालों की खिदमत में रेहाना सुल्तान का आदाब। लीजिए, वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूँ, लेकिन आज प्रोग्राम कैसे शुरू करूं? आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें, होश में दोनों नहीं है, किसको दीवाना कहें। आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, मैंने सिर्फ उस गज़ल का मतला पढ़ा है जिसका ताल्लुक दिल की राहें से है। ओफो, आप फिर गलत समझ लेंगे, मेरा मकसद फिल्म दिल की राहें से है। लेकिन ये गज़ल सुनाने से पहले आपसे कुछ अपनी बातें कर लेते हैं। अपनी बातें तो होंगी ही। अच्छा, एक बात बताइए, आपका हमारे बारे में यानी हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है? यही ना कि हम लोग खूबसूरत कपड़े पहनकर, चमकीली गाड़ियों में बैठकर, जेवरों से लदे फंदे कभी कश्मीर में, कभी दार्जिलिंग में, कभी लंदन, कभी इंग्लैंड की सैर करते रहते हैं। अगर वो भी नहीं करते तो फिर अपने खूबसूरत बेंगलोर में एयर कंडीशन कमरों में आराम करते रहते हैं। यही सोचते हैं ना आप? और मेरे ख्याल से इसी वजह से बम्बई रूपी फिल्मी तीर्थ स्थान में भारत के कोने कोने से फिल्मी भक्त इकट्ठा होते रहते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। उनमें से बहुतों की तपस्या जो है स्वीकृत हो जाती है और बहुतों की अस्वीकार हो जाती है और वो जीवन भर तपस्या में लगे रहते हैं कि शायद कभी सफल हो जाएं। और जिनकी ये तपस्या सफल हो जाती है उनको तब मालूम होता है कि ये ऐश और आराम की ज़िंदगी जिनके वो सपने देखते रहे थे या जिनको वो तस्वीरों में या फिल्मों में देखते रहे थे, वो सिर्फ एक भुलावा है। फिल्मी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। यानी कि जिस वक्त आप खूबसूरत एयर कंडीशन थिएटर में आरामदेह कुर्सी पर बैठकर थोड़े से पैसे खर्च करने के बाद किसी फिल्म को देखते होते हैं, उस वक्त हम या तो किसी स्टूडियो में लाइट्स के बीच पसीने से शराबोर कोई रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं या फिर किसी पहाड़ी जगह पर जिंदगी और मौत से खेल रहे होते हैं और या फिर सड़कों के ऊपर नंगे पैर तेज धूप में कोई भी सीन कर रहे होते हैं। इस सिलसिले की एक घटना याद आ गई, जो दुर्घटना भी बन सकती थी। बात यूँ थी कि मैं फिल्म दिल की राहें की शूटिंग बेंगलोर में कर रही थी, तो कावेरी लेक जो बहुत ही ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर हमें एक गाना पिक्चराइज करना था। वही गाना आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें। पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी ऊंचाई के ऊपर वो लेक होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ से बच के जाना शायद बहुत मुश्किल है, पता नहीं हम बच सकेंगे या नहीं, क्योंकि जिस बुलंदी पर हम शूटिंग कर रहे थे अगर वहाँ से किसी का पैर फिसल जाए
तो उसके तो बचने की कोई उम्मीद की करना ही फजूल है। लेकिन साथ साथ जो उसको बचाने वाला भी होगा उसके भी हड्डियों का सुरमा बनने के पूरे पूरे चांसेस थे। लेकिन जब फिल्म इस जिंदगी और मौत के बीच से वो गाना मतलब गुजरते हुए वो गाना मुकम्मल हुआ और 3 दिन की मेहनत के बाद हमने उस गाने को पूरा किया और जब हमने ट्रायल देखी तो वो गाना इतना खूबसूरत आया था कि हमें अपनी सारी मेहनत जो है रायगा नहीं लगी, बल्कि हमको ऐसा लगा कि जो कुछ भी हमने मेहनत की, जो सेक्रीफाइस की हमने, वो कामयाब हो गई। तो चलिए अब आपको इतना कुछ बता चुकी हूँ इस गाने के बारे में, अब आप वो गाना भी सुन लीजिए और आपके साथ मैं भी सुन लूँ। वर्ष 1975 में पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित द्वारा प्रस्तुत इनकी पसंद का ये कुछ अंश। प्रिय श्रोताओं, हार्दिक नमस्कार। आपके समीप आने का वैसे तो मुझे काफी अवसर मिला है रंगमंच के द्वारा, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने का ये पहला अवसर है। मेरे विचार से कलाकार का जीवन कलात्मक ढंग से जनता को खुश करने और उनके मनोरंजन के लिए होता है। वैसे कलाकार की सफलता भी इसी पर निर्भर है कि उसे लोग कितना पसंद करते हैं। समय के साथ साथ रुचि बदलती है, कलाकार को भी समय अनुसार अपनी कला में परिवर्तन लाना चाहिए। आपको याद होगा हमारी फिल्मी दुनिया में पहले कई अभिनेत्री आ चुकी हैं जिन्होंने अभिनय के साथ साथ गायिका के रूप में भी आपका मनोरंजन किया है, जैसे
नूरजहां, सुरैया, खुर्शीद वगैरह। मेरी भी यही मनोकामना है कि अभिनय के साथ साथ गायिका के रूप में आपके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह पैदा कर सकूं। यही सोचकर मैंने रियाज और मेहनत शुरू की और बुजुर्गों की दुआ से अब गायिका और अभिनेत्री के रूप में फिल्म जगत ने भी मुझे स्वीकार किया है। एक फिल्म है संकल्प। उस फिल्म में एक बहुत ही सुंदर गीत है जो मुझे बेहद पसंद है, जिसके बोल हैं, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। सागर के समान भी है और सागर की हर लहर की तरह बेचैन भी। लहरें जो किनारों से टकराती हैं, लौट जाती हैं और फिर एक दिन वो किनारों को तोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह मन की भावनाएं अंदर घुटते घुटते खामोशी की दीवार तोड़कर फिजा में गूंजने लगती हैं। किशोरदा की फिल्म दूर का राही में एक ऐसा ही गीत गाने का मुझे अवसर मिला। लीजिए, बेकरार दिल की पुकार हाजिर है। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे
राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का। युग युग के बंधन का, साथ हो लाखों जन्म का। ऐसे ही बहारें गाती रहे और सजते रहे वीराने। जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने। जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा। रात यूं ही थम जाएगी, रुत ये हंसी मुस्काएगी। बंधी कली खिल जाएगी और शबनम शर्माएगी। प्यार के हो ऐसे नगमे जो बन जाए अफसाने। जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तुम गाए जा। मेरे गीत सुनकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुझे संगीत से बेहद प्यार है। जी हाँ, खास तौर पर शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में जाना, सुनना और गाना मेरी हॉबी है। प्यारे साथियों, बातें बहुत है कहने के लिए, गीत बहुत हैं सुनने के लिए, मगर अब क्या करूं, वक्त जो नहीं है। तो आज्ञा दीजिए, नमस्ते। और अब सुनते हैं वर्ष 1980 में अभिनेत्री राधा सलूजा द्वारा प्रस्तुत इनकी पसंद कार्यक्रम का कुछ हिस्सा। सुनने वालों को नमस्कार। ओह, आप सोच रहे होंगे कि आते ही हंसने लगी, ना कुछ कहा ना सुना, बस हंसे जा रही हैं। अरे रे 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 रे, मैं सुना ही दूं आपको वो बात जिस बात पे मुझे हंसी आ गई। हम लोग शूटिंग कर रहे थे यहाँ बॉम्बे में और मुझे एक डायलॉग दिया गया असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से, अरे अरे बाबा अंदर कहाँ जा रहे हो। तो पूरा सीन पढ़ने के बजाय मैं बस इसी डायलॉग को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे मेकअप मैन कमरे से उठ के बाहर जाने लगे तो मैंने कहा, अरे अरे बाबा कहाँ जा रहे हो। तो मुड़ के कहा, हाँ क्या जी। तो मैंने कहा, जी जी कुछ नहीं, मैं तो डायलॉग याद कर रही थी। तो वो बाहर चले गए। उसके बाद मैं सेट पे गई। सेट पे जाके बैठी हुई थी, मेरे पास एक असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए थे, कुछ लिख रहे थे। उन्हें किसी ने बुलाया, वो उठ के जाने लगे। तो फिर मैंने उनसे कहा, अरे अरे बाबा कहाँ जा रहे हो। कहने, जी हाँ क्या। मैंने कहा, जी जी कुछ नहीं, मैं डायलॉग याद कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर साहब सेट पे आए। वो आके कुछ सबसे, हाँ कैसे हो भाई, गुड मॉर्निंग वगैरह चल रहा था उनका। वो जरा बढ़ने लगे आगे को कैमरा की तरफ। तो मैं उनके पास जाके मैंने कहा, अरे अरे बाबा कहाँ जा रहे हो। तो वो भी मुड़ के कहते, हाँ क्या क्या कहा तुमने। तो मैंने कहा, जी जी मैं कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ डायलॉग याद करी। उसके बाद सारे यूनिट को मालूम हो गया कि ये तो अरे अरे बाबा करेगी सारा दिन। उसके बाद कोई नहीं उलझा। कभी कभी देखिए ना, इस किस्म के अजीब अजीब डायलॉग मिल जाते हैं कि डायलॉग के बजाय मजाक बनकर रह जाते हैं। खैर छोड़िए, अब हंसना हंसाना क्या, मैं आपको एक गाना सुनाऊं। दिल का नजराना ले और दिलदार ले, दिल
सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। श्रोता मित्रों, विविध भारती के संग्रहालय में एक रिकॉर्डिंग हमें और मिली है। इनकी पसंद कार्यक्रम की प्रस्तुति अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा। ये है वर्ष 1975 की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, आज आपके सामने एक ऐसा आदमी बोल रहा है जो बोलने के लिए बहुत ही मशहूर है, या यूं कहिए बहुत ही बदनाम है। लोग कहते हैं वो बहुत ज्यादा बोलता है, लोग कहते हैं वो बहुत कम बोलता है, कहते हैं बहुत घमंडी स्वभाव का आदमी है, बहुत ही मीठे स्वभाव का आदमी है। सफलता ने उसे आसमान पे चढ़ा रखा है। सफलता के बोझ से वो बहुत ही दब गया है, झुक गया है। बहुत ही मीठे स्वभाव का आदमी है, बहुत ही विनम्र है, बहुत ही अहंकार भरा पड़ा है उसमें। क्या नहीं है वो, मगर इतना जरूर है कि थोड़ा शब्द की गुंजाइश इसमें बिल्कुल नहीं है। या तो बहुत ही अच्छा है या तो वो बहुत ही बुरा है। खैर, वो जो भी है, जैसा भी है, आपके सामने है, आपका है, आपका शत्रुघ्न सिन्हा। मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, आपके वजह से हूं, आपकी वजह से आज इस जगह पे हूं, रहूंगा भी तो आपकी वजह से। तो शत्रुघ्न सिन्हा कलाकार अभी आपके सामने नहीं है, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा एक इंसान जो हर घर का है, हर देश का है, हर मजहब का है, हर क्षेत्र का है, हर जात का है, जो हर एक का है, अपनी पसंद पेश कर रहा है, जो कि मुझे उम्मीद है आपकी भी पसंद होगी। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले चले आंधियां गम के तूफान आए, चले आंधियां गम के तूफान आए, तेरे ये कदम डगमगाने न पाए। घुटे दम तो क्या सांस फिर भी लिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले दो घड़ी के हैं बादल ये काले, घड़ी दो घड़ी के हैं बादल ये काले। ये दिन तो हमेशा नहीं रहने वाले, सहे जा सितम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा।
भला करने वाले। श्रोता मित्रों, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम इनकी पसंद। इसमें प्रस्तुतियां थी अभिनेत्री रेहाना सुल्तान, अभिनेत्री और पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित, अभिनेत्री राधा सलूजा और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा की गई। ये कुछ अंश हमने सुने और इससे हमें अंदाजा आया कि उस समय ये कार्यक्रम किस तरह से प्रस्तुत हुआ करता था। इनकी पसंद अर्थात फिल्मी हस्तियों की अपनी पसंद। ये रिकॉर्डिंग विविध भारती में की गई वर्ष 1975 और 1980 में। वर्ष 1975 की ये रिकॉर्डिंग्स हैं। ये है अभिनेत्री नूतन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का अंश। भाइयों और बहनों, करीब 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और लाखों दुखी इंसानों के दुख दूर किए। लेकिन सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि आज भी उसका नाम श्रद्धा से लिया जाए तो दुखी का दुख दूर हो जाता है और सुखी का सुख एक अजीब आनंद से उभरता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों कह रही हूँ। मैं जो कि एक अभिनेत्री हूँ और जिसका शायद आपकी समझ में भगवान से, मजहब या फिलॉसफी से कोई संबंध नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन जरा सोचिए, किसी भी तरह का अभिनय करने के लिए दिल में उन पलों के लिए उस खास अभिनय के जज्बातों का लाना बहुत जरूरी है ना? और जब तक उन जज्बातों को समझा ना जाए, उन्हें लाना ही नामुमकिन है। आप तो जानते हैं कि मेरा हर रोल बड़ी गहराई से भरा हुआ होता है और इससे जाहिर है कि उन गहराइयों को मैंने पूरी तरह समझा है, फील किया है, चाहे मेरा रोल एक माँ, भाभी या प्रेमिका का। लेकिन मेरे किसी भी रोल में भगवान कृष्ण के आगे प्रार्थना करने का सीन होता है तो मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, आज पहली बार आपके सामने मेरा वो रूप जाहिर हो रहा है जो सबसे गहरा और न बदलने वाला रूप है। शायद आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं वाकई ही बचपन ही से भगवान कृष्ण को पूजती हूँ। न जाने क्यों मेरे दिल में उस पर इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ताकत उसके भक्तों को बर्बाद नहीं कर सकती, दुख नहीं पहुंचा सकती। ये जज्बात मेरे दिल में बिल्कुल सहम गए हैं और जब जिंदगी की ऊंच नीच इन जज्बातों को छू लेती है तो मेरे होंठों पर हमेशा उसी का नाम आ जाता है। कहाँ है कन्हैया, समझे न प्यार मेरा, समझे न प्यार मेरा। मीठे मीठे बांसुरी से छीन ले करार मेरा, छीन ले करार मेरा।
कन्हैया का ये गाना मुझे बहुत पसंद है जो लता जी ने गाया है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कौन सा रोल अदा करते हुए सबसे ज़्यादा आनंद मिला, तो मैं अक्सर उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जवाब देती हूँ कि भाई मुझे सुजाता का या बंदिनी का या मिलन का रोल करते हुए बहुत अच्छा लगा। और ये है भी सच कि ये सब रोल बहुत ही अच्छे थे और उन्हें अदा करते हुए मुझे बेहद तसल्ली हुई थी। लेकिन अगर मैं अपने दिल की गहराई से जवाब दूँ ना, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे फिल्म कन्हैया में काम करते हुए जो खुशी मिली थी वो आज तक नहीं मिली है। मैं उस रोल में इतनी खो गई थी कि दिन रात उसके सीन्स पर गौर किया करती थी और मानिए भगवान कृष्ण के ध्यान में खो जाती थी। ये हैं अभिनेत्री आशा पारिक। आहा, आज यहाँ सुविख्यात फिल्म अभिनेत्री आशा पारिक जी आई हैं। वाह, 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 वाह। वो आए घर में, हमारी खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार आशा जी। नमस्ते। क्या बात है मौजीराम जी? हाँ जी। आज आप बड़े मूड में हैं। देखिए छाया जी, क्यों ना हो मूड में। आशा पारिक जी से मिलने की बड़ी तमन्ना थी, वो पूरी हुई कि नहीं? मैं कहता हूँ कि आज बस। आशा जी, मौजीराम जी आपके इतने बड़े फैन हैं कि बस इनकी चोंच खुली तो आपको भी नहीं बोलने देंगे। ये कमाल है साहब, यानी आया वाया उबाली गायब हो गया, कमाल है। आशा जी, अब कुछ बातें पूछें आपसे? हाँ जरूर। अच्छा, आपने तो इतनी फिल्मों में काम किया है, कटी पतंग, लव इन टोक्यो, और मुझे भी कुछ नाम ध्यान है, मेरा गांव मेरा देश, दो बदन, कारवान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। आपको अपनी कौन कौन सी फिल्में अच्छी लगी? ये बताइए। मुझे चिराग में काम करने का बहुत मजा आया था, और वैसे कटी पतंग, दो बदन, जिद्दी। अच्छा, कटी पतंग के लिए तो आपको अवार्ड भी मिला था आशा जी? जी हाँ, मिला था। बहुत अच्छा रोल था उसमें, बहुत ही अच्छा काम। अच्छा आशा जी, वो पहली फिल्म कौन सी थी आपकी, ये बताइए हमें। तो सबसे पहले बता दूं? हाँ जी, बता दीजिए। जरा दिल थाम कर ठहरिए। दिल किधर? किधर है दिल? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, मिल गया? थाम लिया। अच्छा, नाम था दिल दे के देखो। रे रे रे, दिल दे के देखो। अच्छा, जब ही दिल कर रही थी। आशा जी, आपकी फिल्म की शूटिंग से संबंधित कोई आपको कोई रोचक घटना याद हो, या कुछ भी कोई ऐसी बात जो याद हो आपको सुनाइए। बहुत सालों की बात है कि मैं पिक्चर जिद्दी में काम कर रही थी। जिद्दी में? जी। और हम शूटिंग करने आउटडोर गए हुए थे महाबलेश्वर जी। वहाँ मुझे घोड़े पर बैठकर और दो घोड़ों के बीच में रेस थी। और पता नहीं जॉय मुखर्जी ने तो कह दिया कि मैं तो घोड़े पर नहीं बैठूंगा। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मैं तो जरूर बैठूंगी घोड़े पर। अच्छा। और मैं जाकर घोड़े पर बैठ गई। पता नहीं घोड़ा कुछ पागल था या क्या था, वो एकदम बहक गया और एकदम से भागने लगा। अच्छा। हम केट्स पॉइंट पे शूटिंग कर रहे थे और मुझे लगता है मैंने पहली बार मौत को सामने देखा। और पहले तो मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने कहा अगर घोड़ा मरेगा तो मैं भी साथ में मरूंगी। ठीक है, मैंने घोड़े को जोर से पकड़कर मैं बैठी रही घोड़े पर। बड़ी हिम्मत से काम लिया होगा आपने तब तो। अच्छे लोग डर के हमारी बुरी हालत हो जाए। उसके बाद घोड़ा भागने लगा, लेकिन जरा ढलान थी तो उससे उसकी स्पीड रुक गई। अच्छा। और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती वो फौरन भागकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। अच्छा, और घोड़ा रुक गया। लेकिन उसके बाद मेरी हालत तो ऐसी थी कि बस मैं क्या बताऊं। ऐसे एक बात तो अंदाज लगा सकते हैं क्या हालत होगी। एक बात है कि घोड़ा समझदार था, दूल्हे की बजाय दुल्हन को लेके भाग गया। मौजी साहब, लेकिन ये दुल्हन की हालत बहुत बुरी हुई। अच्छा जी, आप तो एक नृत्यकार भी हैं, आप कौन कौन से डांसेस पसंद करती हैं? वैसे तो डांस के हिसाब से तो मुझे शास्त्रीय डांस बहुत ही पसंद आता है और लोक नृत्य भी बहुत पसंद है। पर आप कौन सी किस्म के नृत्य करती हैं? कथक और भरतनाट्यम दोनों का। अच्छा, कथक और भरतनाट्यम। आपने कथक किससे सीखा? कथक मैंने लेट मोहनलाल पांडे से सीखा और भरतनाट्यम कद्रवेलू जी से। अच्छा आशा जी, देखिए स्क्रीन के लिए डांस करने में और स्टेज पर डांस करने में क्या फर्क है? मतलब आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? वैसे तो मैं कहूँगी दोनों ही। लेकिन स्क्रीन के डांस में फोक,
क्लासिकल और अंग्रेजी टाइप के डांस सब मिक्स करके, यानी भेलपुरी बना के देते हैं। और बाजीराम जी, भेलपुरी तो आपने खाई होगी। और स्टेज पर तो प्योर क्लासिकल करना ही पड़ता है और फोक डांस तो प्योर फोक डांस ही होता है। अच्छा आशा जी, आप अभी हाल में आप विदेशों में गई थी बहुत जगहों पर, तो वहाँ पर किस तरह के डांस पसंद किए जाते हैं? मतलब एकदम प्योर क्लासिकल या उनके लिए या मतलब आप एकदम लाइट किस्म के डांस करती हैं उनके लिए? नहीं जी, वहाँ क्लासिकल और लाइट दोनों मिक्स करके देते हैं ताकि क्लासिकल बहुत ज्यादा नहीं लगे उन्हें। अच्छा। और लाइट ही न रहे, साथ में अपना क्लासिकल नृत्य भी मैं दिखा सकूं। ये बात भी ठीक है। अच्छा, अभी आप कौन कौन सी जगह गई थी आप? ये और बता दीजिए। मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा और वेस्ट इंडीज। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे अच्छी रिस्पांस आपको कौन सी जगह मिली? अमेरिका में। अमेरिका में। और पेरिस भी गई थी शायद आप? हाँ, वो 2 साल पहले गई हुई थी। पेरिस गई थी। तो वहाँ के लोग क्या क्लासिकल ज्यादा पसंद करते हैं या हल्के फुल्के किस्म? छाया बहन जी, मैं ये कहूँगी कि पेरिस में जो लोग हमारा नाच देखने आए थे, मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानी से उनको हमारे शास्त्रीय नाच के लिए ज्यादा मालूम है, ज्यादा थियोरी भी ज्यादा ही मालूम है। कमाल है। और वो जो सवाल हमसे पूछते थे, हम हक्का बक्का रह गए थे कि इन लोग कितना कुछ हमारे डांस के बारे में जानते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा समझ है इन लोगों को? मतलब उनको पता होगा भरतनाट्यम डांस कौन सा होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके? जी हाँ। आशा जी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक है। किताबें पढ़ना। किताबें कौन सी? फिक्शन, नॉन फिक्शन, दोनों ही। और खाना पकाना वैसे ज्यादा आता नहीं है। खाने की बात करेंगे तो मौजीराम जी के मुंह में पानी आ रहा है। खाने में क्या चीज पसंद है आशा जी आपको? ये खाने में सब चटपटा खाना अच्छा लगता है। अरे वाह 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 वाह, यानी मेरी पसंद इनकी पसंद है। वैसे मुझे रसगुल्ले भी पसंद है जो चटपटे नहीं होते। वही मैं सोच रही थी मौजीराम जी, क्योंकि रसगुल्ले की आप काफी बातें करते हैं। वो भेलपुरी आपने चिपकाई मेरे ऊपर तो मुझे पसंद है, चटपटा भी पसंद है। आशा जी, आपने अपने हॉबीज के बारे में बताया कि आपको गार्डनिंग का शौक है, तो गार्डनिंग में आप क्या उगाती हैं? फूल, तरकारी? और फूल भी गोभी का या? नहीं, गोभी तो नहीं उगाती हूँ मैं। गुलाब, ऑर्किड्स और वैसे मेरा छोटा सा फार्म है जिसमें गेहूं और चावल उगाती हूँ। तब तो आपको सब कुछ पता होगा भाई, किस तरह की खाद डालनी चाहिए। और बिल्कुल पता होगा। अच्छा, फूलों में आपकी पसंद कौन सा? आपको कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे ऑर्किड्स बहुत पसंद है। ऑर्किड्स पसंद है। तो क्या फ्लावर अरेंजमेंट में भी आपको शौक है? जी नहीं, फ्लावर अरेंजमेंट्स तो सीखना पड़ता है, वक्त नहीं है। आशा जी, हमारी एक प्रार्थना और है जो स्वीकार कीजिए, और ये बताइए कि आपकी पसंद का गीत कौन सा है? मेरे सनम का वो जो गीत है ना, जो आशा जी ने गाया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाया था। अच्छा। मुझे बेहद पसंद है। तो जरा सुनवाइए वो अपनी पसंद का गाना। रिकॉर्ड सुनवा लीजिए। लीजिए, सुन लीजिए। ये नजर
पति के लिए वर्ष 1975 में ये रिकॉर्डिंग्स की गई थी। ये हैं अभिनेत्री राखी। जब मैं छोटी थी तो जल्दी जल्दी बड़ा होने को तरसती थी, और जब बड़ी हो गई तो वो बचपन याद आता है। ऐसे लम्हों में आशीर्वाद का वो गीत बहुत याद आता है जिसे दादा बसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया था और इन्होंने लिखा था। बचपन की यादें बड़ी रसीली होती है। बड़ा मजा आता है उन्हें सोचकर, सुनाकर। लेकिन सब कुछ सोचा तो जा सकता है, सब कुछ सुनाया नहीं जा सकता। एक बात सुनकर शायद अच्छा लगे आपको कि फिल्म का शौक मुझे उस वक्त से था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। माँ ने सचमुच कोई पिक्चर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे बहुत देर से दिखाई पहली पिक्चर। पहली बार जिद करके अनारकली देखने गई थी माँ के साथ और हॉल में जाकर सो गई। जागते हुए पहली पिक्चर जो देखी वो थी जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म का ये गाना कभी नहीं भूलता। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। और इनकी पसंद का ये अंश प्रस्तुति अभिनेत्री जया भादुड़ी की। ये तो आप जानते ही हैं कि गुड्डी मेरी पहली फिल्म थी। जाहिर है कि पहली थी इसलिए सबसे पहले पसंद है। लेकिन गुड्डी को पसंद करने की एक और वजह है, और वो वजह है गुड्डी के सेट पर लंबू जी से पहली मुलाकात। अब आप कहेंगे भाई ये लंबू जी कौन है? मेरे लंबू जी हैं आप लोगों के अमिताभ बच्चन जी। आज मैं आप लोगों को गुड्डी फिल्म के बारे में बताना चाहती हूँ। इस फिल्म से मेरा फिल्मी जीवन शुरू हुआ, और ये भी हुआ कि मुझे एक नया परिवार मिल गया। ऋषिदा यानी ऋषिकेश मुखर्जी जैसे पिता, और वो भी इस तरह के पिता कि अपने लाड प्यार से वो मुझे सिर्फ बिगाड़ते ही रहे। जैसे कि सेट पर कभी मुझसे नाराज हो जाएं, मुझे डांटे, और अगर मैं रो पड़ूं तो ये बात की गारंटी है कि शाम को मुझे कहीं डिनर खिलाएंगे या पिक्चर दिखाएंगे, या तो दूसरे दिन सुबह मेरे लिए कोई अच्छा खासा प्रेजेंट लेकर आएंगे सेट पे। और इस फिल्म से मुझे लंबू जी भी मिले,
एक और भाई भी मिला। इस भाई के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई का लिखा हुआ ये गाना आप सुन लीजिए। परिवार को लेकर मेरे जीवन में बड़ी मजेदार बातें हुई। जैसे जन्म हुआ मेरा एक बंगाली घर में, शादी हुई यूपी के परिवार में, और भाई मिला तो वो भी पंजाब का सरदार घराने से। मगर ये जो भाई हैं मेरे, ये देखने में सरदार नहीं लगते। और शादी इन्होंने किससे की? बंगाल के एक लड़की से। कुछ समझ में आए आपको ये पहली? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मेरे ये भाई साहब यानी सरदार जी भाई साहब जो सरदार नहीं लगते हैं, वो हैं गुलजार। जिस तरह ऋषिदा ने लाड़ प्यार देकर मुझे थोड़ा बिगाड़ा, और जो बाकी कसर रह गई थी वो भाई ने झगड़ा करके पूरा कर। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये जया झूठ बोलती है, गुलजार साहब इतने चुपचाप रहने वाले कहाँ झगड़ा करेंगे। मगर आप यकीन मानिए, अगर इस वक्त वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, मैं घर पहुंचते साथ ही या तो मुझे टेलीफोन करेंगे या तो फौरन मेरे घर पहुंच जाएंगे और मुझसे कहेंगे तुमने रेडियो पे मेरी पोल पट्टी क्यों खोली, और घंटों झगड़ा करते रहेंगे। मेरे ये झगड़ा करने में टैलेंटेड भाई साहब जो हैं, ये अदरवाइज भी बहुत टैलेंटेड है। ये आए थे बम्बई में गाना लिखने, धीरे धीरे इन्होंने डायलॉग लिखना शुरू किया, साथ में स्क्रीन प्ले, अब डायरेक्टर भी बन गए हैं। वैसे झगड़ा तो वो कमाल के करते ही हैं, मगर
बाकी ये सब काम भी बहुत ही कमाल के करते हैं। उनके साथ मैंने 2 फिल्में की, एक परिचय और दूसरी थी कोशिश। कोशिश में तो उन्होंने मुझसे अच्छा खासा बदला ले लिया, कहा कि तुम मुझसे इतना झगड़ा करती हो, लो बन जाओ गूंगी, बातें ही नहीं करने दी। और परिचय के लिए जब वो मेरे पास आए, वो मुझे बाबा कहते हैं, कहने लगे बाबा मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया रोल लाया हूँ जो तुमको बिल्कुल सूट करती है, और वो है एक झगड़ालू गुस्सैल लड़की का। देखिए भाई, अब आपको मैं एक गाना सुनाती हूँ जो ये झगड़ालू भाई ने झगड़ालू बहन के लिए लिखा था। फिल्म परिचय में है ये गाना, और आप ये गाना सुनकर मुझे बताइए कि इस गाने से आपको, जब मैं ये गाना गा रही थी फिल्म में, आपको लगा कि मैं बहुत झगड़ालू हूँ? सुनिए आप। इसके साथ ही आज का स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम संपन्न होता है। पुनः मिलेंगे अगले शनिवार। अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। नमस्कार। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।